Well, less than a week is left when Delhi goes out to vote, and today we are joined by two senior leaders, sitting CM Atishi and Manish Sisodia from Aam Aadmi Party. Very warm welcome to our show. To begin with, as we know, 5th February when Delhi goes out to vote, 8th February is the verdict. What do you think? BJP is also pulling up the fight, so is the Congress, and you also have seen the anti-incumbency, how it works in the political scenario. 10 years already, people of Delhi have voted for you. How are you going to contest? It is a strong fight this time. That's what we understand from polls and what feelers we are getting from the field. See, this is this is a fight between two kinds of politics. On the one side, you have a certain set of educated people who have come into politics, educated professionals, honest people who have come into politics, who are asking for votes on the basis of the work that they have done. So be it water, electricity, education, healthcare. जब हम वोट मांगने जाते हैं, हम अपने काम के आधार पे वोट मांगने जाते हैं. On the other hand, एक दूसरी पार्टी है जो सुबह से लेकर रात तक गाली गलौज करने के अलावा कोई काम नहीं करती है. तो ये दो मॉडल्स आज दिल्ली के लोगों के सामने हैं कि उन्हें काम पे वोट देना है या गाली गलौज पे वोट देना है. देखिए, हम तो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं. बीजेपी वाले ये बता दें, अपने पूरे कैंपेन में वो एक बार भी अपने 10 साल के काम की बात नहीं करते हैं. नाउ दिल्ली इज अ हाफ स्टेट. इसमें आधी पावर हमारे पास है, आधी पावर बीजेपी के पास है. प्लस बीजेपी सेंटर में है. वो इतने स्टेट्स को इतना पैसा देती है, इतने प्रोजेक्ट्स करती है, लेकिन 10 साल में उन्होंने दिल्ली में एक भी काम नहीं किया. 10 साल के बाद प्रधानमंत्री आए और 3 कॉलेज का शिलान्यास करके गए. शिलान्यास, फाउंडेशन स्टोन, नॉट इवन ओपनिंग द कॉलेजेस. मुझे लगता है शायद 10 साल के बाद, 2 चुनाव के बाद, वो अब उन 3 कॉलेजेस का एक कमरे का उद्घाटन, एक कमरे का उद्घाटन करेंगे. आप कह रही हैं कि आपकी पार्टी काम के आधार पे वोट मांग रही है जी. वो ये नहीं कह रहे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. वो काम करके दिखा रहे हैं और उस पे वोट मांग रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन. और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? वो हमें गाली करते हैं. वो सुबह से लेके शाम तक, आप टीवी ऑन करके देखिए, आप तो देखते ही होंगे, बीजेपी के दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं. एक सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, राइट. उनकी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं. उनके अलग अलग नेता आते हैं. सुबह कहेंगे केजरीवाल की जैकेट ऐसी है, दोपहर को कहेंगे केजरीवाल का मफलर ऐसा है, केजरीवाल खांसी क्यों करता है, केजरीवाल ऐसे घर में क्यों रहता है, केजरीवाल ये खाना क्यों खाता है. ये उनका एजेंडा है. हमारा क्या एजेंडा है सर? आपका क्या एजेंडा है? आपने तो हेल्थ को लेके भी काम करा, आपने कोविड में हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया, एजुकेशन का सारा मॉडल रिवैम्प आपने किया. आपका क्या एजेंडा है? नहीं, हमारा एजेंडा तो आम आदमी की जिंदगी है. एक आम आदमी अपनी मेहनत से ज़िंदगी जीता है, वो चाहे झुग्गी में रह रहा है या बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहा है. उसका एक ही ख्वाब है कि मैं मेहनत करूं तो सरकार मेरे जीने में मदद करे. एक बेसिक चीज़ है. उसके बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ जाएं, उसको घर में कोई बीमार हो तो सरकार ये देख ले भाई इलाज मिल जाए उसको ठीक से. दूसरी तरफ वो चाहता है कि वो सिक्योर्ड रहे, उसकी महिलाएं सुरक्षित रहें घर की, वो कहीं उसके शोरूम खोल के बैठा हो तो उसके सामने गोलियां ना चलें. वो पर पुलिस तो दिल्ली सरकार के अंडर है. मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी सरकार से चाहता क्या है? वो चाहता है कि मुझे कुछ धमकियां ना मिले, लोगों को पता चले भाई ये पैसा कमाने लगा है, इसका शोरूम अच्छा चल रहा है, तो कोई रैंसम की धमकियां ना भेजे. तो उसमें से आधा काम हमारे पास था, आधा भारतीय जनता पार्टी के पास था. हमने स्कूल अच्छे किए, हमने अस्पताल अच्छे किए, हमने बिजली 24 घंटे कर दी, हमने जो गरीब लोगों के लिए बिजली फ्री कर रखी है, हमने इतनी वेलफेयर स्कीम चलाई जो सक्सेसफुल चल रही हैं. इनके हिस्से एक ही काम था मेन, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना. 10 साल से उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हैं. अब ये कह रहे हैं कि जी हमने पुलिस व्यवस्था तो फ्लॉप कर दी, खूब गोलियां चल रही हैं, खूब रैंसम की धमकियां आ रही हैं, चेन स्नैचिंग और इन सब की तो बेइंतहा घटनाएं हो ही रही हैं. तो हमसे पुलिस तो संभली नहीं, अब हमें स्कूल दे दो संभालने के लिए. कैसे दे दें? मतलब जैसे पुलिस बर्बाद कर रखी है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रखा है. अब ये कहती है कि भाई इस देश का गरीब, दिल्ली का गरीब से गरीब आदमी और मिडिल क्लास सारा आदमी, इवन अपर क्लास आदमी, सारा सिस्टम हमें उठा के दे दो ताकि हम उसको भी सत्यानाश करते हैं उसका. तो हमारा एजेंडा है कि हम उसको सत्यानाश नहीं होने देंगे. एंटी इनकम्बेंसी से कैसे फाइट करेंगे? क्योंकि ये एक मॉडल ऐसा है जो पॉलिटिक्स में अक्सर देखा गया है कि 2 बारी के बाद शायद थोड़ा सा रुझान बदलता है वोटर्स का भी. वोटर्स भी चाहते हैं कि कुछ चेंज हो. ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. यही ताकत है केजरीवाल जी की. केजरीवाल जी का पूरा गवर्नेंस मॉडल आज भी लोगों की नज़रों में एक उम्मीद है.
और पिछले 10 साल में हो सकता है कहीं किसी वजह से किसी की नाली टूटी हो, उसको लग रहा हो यार ये नाली ठीक हो जानी चाहिए थी, पर आज उसको ये भरोसा है कि केजरीवाल जी को जो कहते हैं वो कर देते हैं, या केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कर देते हैं। एंटी इनकम्बेंसी का कोई ऐसा फैक्टर, कहीं कोई छोटी मोटी किसी की नाराजगी होगी वो होगी, लेकिन उसके बावजूद उसका भरोसा है कि मेरी नाराजगी या मेरी परेशानी की जो वजह है उसको केजरीवाल ही ठीक करेंगे। और लोगों को ओवरऑल जो भरोसा है कि यार अरविंद केजरीवाल जी की पूरी ये टीम पढ़े लिखे लोगों की, प्रोफेशनल्स की टीम है। एक तरफ गाली गलौज करने वाले गुंडे लोग जिनका काम है मकान कब्जा करना, जिनका काम है मतलब जगह जगह सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके प्लॉट बना देना, फ्लैट बना देना, उनकी जगह हम स्कूल बनाने वालों को चुने ना, अस्पताल बनाने वालों को चुने ना, नौकरियां देने वालों को चुने ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये कॉन्फिडेंस जो है वो एंटी इनकम्बेंसी जो छोटी मोटी कहीं होगी उसके ऊपर ओवर एंड अबाव कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है केजरीवाल जी के ऊपर। उनको पता है बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं पर 24 घंटे बिजली नहीं आती, कहीं पर सस्ती बिजली नहीं मिलती, कहीं पे फ्री इलाज नहीं होता। आप बीजेपी वाले हम पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जी इन्होंने आयुष्मान भारत नहीं इम्प्लीमेंट किया, ठीक है जी, ये हम पे एक बहुत बड़ा आरोप है। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, अमित शाह दिल्ली और वेस्ट बंगाल दो राज्य वो कहते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ना टीवी कैमराज आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, LNJP हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर नहीं है, दिल्ली सरकार का एक बड़ा अस्पताल है, उसके बगल में एक GTB हॉस्पिटल है, वो भी बड़ा अस्पताल है। बिल्कुल 60% पेशेंट जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एडमिशन लेते हैं वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां पे आयुष्मान भारत लागू है। इसका मतलब वहां के रहने वालों को भी अपने बीजेपी के हेल्थ मॉडल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको भी केजरीवाल के मॉडल पे कॉन्फिडेंस है। जब आप हेल्थ और एजुकेशन और इन सब की बात करते हैं, CAG की रिपोर्ट का एक मुद्दा वापस से उठा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रैली में फिर कहा कि ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, CAG की रिपोर्ट पे जवाब नहीं देती। हेल्थ घोटाला, स्कूल घोटाला, लिकर स्कैम प्लस आपका शीश महल स्कैम जिसको वो फ्लैग कर रहे हैं, उस पे क्या कहना है कि CAG की रिपोर्ट पे आपका क्या व्यू है? CAG की रिपोर्ट हमने भेजी है, हमने विधानसभा भेजी है। देखिए आपने दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 6 महीने जेल में रख लिया, फिर आप कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर ने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी आगे? भाई अब आपने CM को गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है, वो कैसे वहां से रिपोर्ट आगे भेजेंगे? तो बिल्कुल जब अरविंद जी बाहर आए उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं चीफ मिनिस्टर बनी, बिल्कुल वो रिपोर्ट्स हमने दिल्ली विधानसभा में भेजी हैं। अब वो लेकिन एंड ऑफ द टेन्योर हमारा आ गया, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आचार संहिता लगी हुई है तो अब तो विधानसभा का सत्र नहीं हो सकता, लोग अपना प्रचार करेंगे या विधानसभा में आएंगे। तो बीजेपी ने भी इसे बहुत मुद्दा बनाने की कोशिश करी, वो कोर्ट तक भी चले गए, बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कोर्ट ने भी उनको सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट्स विधानसभा में चली गई हैं, जब अगला सत्र होगा पेश होंगी। CAG रिपोर्ट में जो CAG रिपोर्ट पब्लिक में है उसके बारे में तो बोल नहीं रहे, जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक फसाद खड़ा कर रखा है, आयुष्मान भारत के नाम पे बहुत बड़ा झूठ खड़ा कर रखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की खामियां गिना रही है, वो पब्लिक डोमेन में संसद में आ चुकी है रिपोर्ट, उन पे नहीं बोल रहे। एक CAG रिपोर्ट जो आई नहीं है अभी, जो अभी हाउस में टेबल नहीं हुई, वो उसके बारे में कुछ बीजेपी उल्टा लिख के सीधा लिख के प्रचार कर रही है कि उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे इन्होंने लिखी हो, CAG वालों ने नहीं लिखी हो, उसकी चिंता कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आ चुकी तो आपका कहना है कि जब रिपोर्ट पब्लिक में ही नहीं है तो उसके बारे में बात कैसे करें? बात कैसे कर सकते हैं? अब अगला मुद्दा जो कि बहुत बड़ा मुद्दा पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, यमुना का पानी पे। दिल्ली में जो पानी आता है वो यमुना से आता है, दिल्ली में यमुना हरियाणा से आ रही है, बिल्कुल। फिर जो पानी आता है उसको हम, जो यमुना में पानी आता है उसको हम अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट करते हैं और फिर दिल्ली में अलग अलग जगह लोगों के घरों में जाता है। अब जो पानी हरियाणा से आता है उसमें एक एलिमेंट होता है, एक पोल्यूटेंट होता है अमोनिया। जब ये अमोनिया 1 ppm के लेवल तक होता है तो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके वो पानी आगे पोर्टेबल हो जाता है, हम भेज देते हैं। जब ये 2 हो जाता है, 3 हो जाता है तो उसको ट्रीट करना भी मुश्किल होता है। पिछले 2 हफ्ते से 2 और 3 लेवल अमोनिया तो छोड़िए, वो तो पिछले कई सालों में भी कई बारी हुआ है। पहले अमोनिया का लेवल 4 पहुंचा, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 ppm अमोनिया तक
3 दिन पहले तक यमुना के पानी में आ रहा था। अब वो अमोनिया खुद तो पैदा नहीं हो गया ना, बिल्कुल ठीक है, वो कहीं से तो यमुना नदी में आया है। कहाँ से फैक्ट्री आया? से आ सकता है, बहुत बिल्कुल सही जगहों से बात आ है, सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर आ रहा है 7 ppm पानी, तो वो हरियाणा की ही फैक्ट्री से आ रहा है ना, नंबर 1। नंबर 2, हमने जिस दिन से ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में उठाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हम इलेक्शन कमीशन पे गए, अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार अपने भाषण में दिए, ये अमोनिया कम कैसे होना शुरू हो गया। आज वो अमोनिया का लेवल 7 से गिरकर 3 पर पहुंच गया है। दैट मीन्स उनके ही कंट्रोल में था ना। जैसे उन्होंने अपने आप बढ़ाया, उन्होंने अपने आप घटा भी दिया। तो ऐसा क्या अमोनिया- प्रूफ है जिससे कि आप कह सकते ये हैं? इसमें प्रूफ नहीं है, इसमें तो प्रूफ है, दिल्ली जल बोर्ड का डेटा बता रहा है, पीपीएम लेवल है। पीपीएम लेवल है, उसका डेली रिकॉर्डिंग होता है। अगर पीपीएम लेवल 3 ppm के ऊपर चला जाता है, 3 ppm तक तो आप एक्स्ट्रा पानी डाल के उसे डाइल्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर जाता है, हम वो पानी अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब इतना हाई अमोनिया क्लोरीन से मिक्स हो जाता है तो वो फेटल हो जाता है। सेकंड, हम बिना ट्रीट किए भेज दें। अमोनिया एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, वो ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बिना ट्रीट करे तो भेज ही नहीं सकते। बिना ट्रीट किए आप उसे भेज नहीं सकते हैं। ट्रीट करने के बाद वो जहर हो जाएगा। तो क्या करेंगे दिल्ली के लोग? या तो वो पानी पिएंगे नहीं, या उन्हें हम जहरीला पानी भेजें। और ये बात कि जब हमने इस मुद्दे को उठाया, उसके 3 दिन के अंदर कैसे ठीक हो गया। और चुनाव से 1 हफ्ते पहले अगर लोगों के घरों में खराब पानी आ रहा है, या अगर लोगों के घर में पानी ही नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली ये इलेक्शन के माहौल को खराब करने की कोशिश है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूँ, आपको चुनाव लड़ना है, आप मुद्दों पे लड़ो, आप हमसे आमने सामने आके लड़ो। आप अपने काम बताओ, हम अपने काम बताएंगे, लोगों को डिसाइड करने दीजिए ना। इतना नीचे आप गिर जाएंगे। इस चुनाव में जितनी नीचता हुई है, मैंने आज तक, हमें भी 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए मैं राजनीति कब में। से इलेक्शंस देख रहा हूं। हम कब, और सर तो जर्नलिस्ट थे, वो तो कब से इलेक्शंस देख रहे हैं। इतनी नीचता मैंने आज तक कभी नहीं देखी। इस बार ही देखने को मिल रहा है कि तीनों पार्टी के मैनिफेस्टो सामने हैं। तीनों पार्टी विमेन वोटर्स को वू करने के लिए निकली हैं। कोई 2100 रुपए की राशि देने को तैयार है, कोई 2500 रुपए की राशि देने को तैयार है, कोई प्रेग्नेंट विमेन को राशि देने को तैयार है, कोई स्टूडेंट्स को राशि देने को तैयार है। क्या फ्रीबीज इतना दे पाना दिल्ली के फाइनेंसेस को सूट करता है? आप तो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं दोनों, ये सिटिंग है, आप फॉर्मर रहे हैं। देखो, क्या दिल्ली के फाइनेंसेस को ये सूट करता है? कैसे फंडिंग करेंगे? देखिए, 2015 में जब हमने काम करना शुरू किया था, हमारे पास 30,000 करोड़ का बजट था। और उससे पहले 4-5 सालों में देखोगे तो वो 1,000 करोड़ रुपए हर साल का बजट बढ़ता था। 2015 से 2020 तक पहुंचते पहुंचते 30,000 करोड़ का बजट एकदम 60,000 करोड़ का हो गया। हमने टैक्स के रेट्स कम किए। जब वैट था, वैट रिजीम में हमने टैक्स के रेट्स जबरदस्त कम किए, 14%, 13% से उठा के 5% कर दिए, जिससे टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन कम हुआ और उसने टैक्स देने में अपनी आसानी समझी, शान समझी। सरकार को ज्यादा पैसा मिला, उसको ईमानदारी से इकट्ठा किया, इससे सरकार के पास पैसा ज्यादा आया। तो पहले 5 साल में ही 30,000 करोड़ से बजट होके 60,000 करोड़ रुपए हो गया। ये सरकार के इनोवेटिव आइडियाज, जिसमें 12% टैक्स को कम करके, क्योंकि आपका तो बिजनेस चैनल है, हमेशा ये बात होती है टैक्स के बारे में, और मैं जीएसटी की मीटिंग्स में भी बहुत बार बोलता रहा हूं कि लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। आप टैक्स रेट्स कम करते जाइए, जनता आराम से टैक्स देना चाहती है। आप हाइपोथेटिक टैक्स रेट्स लगाते हैं तो जनता भी सोचती है यार थोड़ा बहुत बच जाए तो बच ही जाए। तो जब हमने टैक्स रेट्स दिल्ली में कम किए वैट के रिजीम में, तो खूब पैसा आया और जम के पैसा आया। तो आज भी जब हम बात करते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो हम तो उसी कॉन्फिडेंस पे कहते हैं कि साहब, जनता पैसा देने में कोई कंजूसी नहीं करती है। टैक्स का पैसा इकट्ठा करने में चोरी होती है और उसको खर्च करने में चोरी होती है। हमने दोनों जगह की चोरी रोक के उसको जनता के ऊपर खर्च किया। तो एक सेकंड, सरकार के पास तो पैसा होता है, अब सरकारों को तय करना होता है कि उसको खर्च कहां करना है, बिल्कुल। आम जनता के ऊपर या अपने चंद दोस्तों के ऊपर। 46,000 करोड़ रुपए का किसी का लोन माफ करना, या 40,000 करोड़ का, या 10 पूरे कितना 10 साल में, शायद एक सर ने भी पीसी की थी, पिछले 10 साल में 10 लाख करोड़ के लोन माफ किए हैं इन्होंने। छोटी रकम नहीं है। हमने 400 करोड़ रुपए में महिलाओं को बस फ्री कर दी,
हमने 1,000-1,500 करोड़ रुपए में पूरी दिल्ली के लिए बिजली फ्री कर दी। वो ज्यादा अच्छा मॉडल। सरकार के पास पैसा होगा तो सरकार खर्च तो करेगी, उसको सरकार जेब में डाल के नहीं रखेगी, लेकिन वो आम जनता पे खर्च किया जाए जिससे कि जनता सुख से जिए, या चंद दोस्तों को दे दिया जाए, पहले उनको लोन दिलाए जाएं, फिर उनके लोन माफ कर दिए जाएं और सरकार अपनी किटी से उस पैसे से लोन पे करे उसको। 2 मॉडल हैं। इन दोनों मॉडल के बीच में दिल्ली में एक मॉडल ये है कि जनता के ऊपर उस पैसे को खर्च किया जाए, जनता भी खुश रहती है, जनता भी फ्लरिश करती है, सरकार भी फ्लरिश करती है। इस मैनिफेस्टो में आपने बहुत सारी नई स्कीम्स भी लेके आए, चाहे वो पुजारियों के लिए स्कीम हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो में फ्री राइड की स्कीम हो, और भी बहुत चीज़ें हैं। क्या बजट तो आप लोगों को पहले ही पता है कि सरकार, दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है और इतना हम और पैसा जुटा सकते हैं? क्या आपने ऐसी कोई मैथ्स करी है कि हाँ, ये जितनी स्कीम्स हमने डिज़ाइन करी है मैनिफेस्टो में, इनको हम आसानी से फंडिंग कर पाएंगे? बिल्कुल 100%। कितना पैसा चाहिएगा? देखिए, आप हमने 2100 का फिगर क्यों दिया? हमने 2100 का फिगर क्यों दिया? क्योंकि हम कैलकुलेशन करके आए हैं कि हमें 2100 रुपए की राशि अगर महिलाओं को देनी है तो उसका हम अपना बजट कितने साल में, कितने हमें बजट की रिक्वायरमेंट होगी। जिसको सरकार नहीं बनानी, वो तो कुछ भी प्रॉमिस कर सकता है। वो तो कहेगा 2100 रुपए क्या, मैं 21,000 करोड़ रुपए दे दूंगा। ये स्कीम तो आपको पिछले, आप ऑलरेडी अपने बजट में अनाउंस कर चुकी थी। बिल्कुल, और उसके लिए हमने अपने बजट में पर्याप्त पैसा रखा भी हुआ था। वो तो बीच में कई महीने का डिस्टर्बेंस आ गया जब हमारे चीफ मिनिस्टर, तब सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में थे, तो जब तक इम्प्लीमेंट हुई तो जो पहली किश्त है वो जा नहीं सकी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, लेकिन पहली किश्त बिल्कुल जाएगी, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले जाएगी। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट वोटर्स बहुत हैं और 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट ऐसे समय पे आना, आपको क्या लगता है कितने वोटों पे इम्पैक्ट होगा? क्योंकि नई दिल्ली का इलाका हो, चाहे कोई दिल्ली का ऐसा इलाका नहीं है जहां सरकारी अफसर नहीं रह रहा हो या सरकारी कर्मचारी ना रह रहा हो, और 8th पे कमीशन को लेके उनके व्यूज बड़े स्ट्रांग हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे लगता है कि उन वोट्स को कैसे कैप्चर करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मेरा ऐसा अपना अंडरस्टैंडिंग है, खुद चुनाव लड़ने के बाद भी और इतने सालों से चुनाव देखने के बाद भी, वोटर को ना बहलाना बहुत मुश्किल होता है। पॉलिटिशियंस अगर सोचें कि वो किसी को बेवकूफ़ बना लेंगे कुछ वन टाइम प्रॉमिस करके, जनता बहुत समझदार होती है। वो हर पार्टी का, हर नेता का सिर्फ आखिरी 1 महीने का काम नहीं देख रही है, वो उनको 5 साल तक देख रही है। वो उनके काम को दिल्ली में भी देख रही है, दिल्ली के बाहर भी देख रही है। तो जो लोग अपना असेसमेंट करते हैं वो एक अनाउंसमेंट के आधार पे नहीं करते हैं, वो, और जो मनीष जी ने अभी बात कही ना, सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं, वो देश के हित को भी देख के करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और बहुत समझदारी से अपना वोट डालेंगे। जहाँ तक रही बात वोट डालने की, आपने भी कुछ असेसमेंट करा होगा कि कितनी सीट इस बारी हम ला पाएंगे? क्या हम उस बम्पर चुनाव की जो पिछली 2 बारी आपको ब्लेसिंग मिली दिल्ली की कि 60 से भी प्लस, आपने कहा कि नहीं, हम अच्छी खासी सीट, क्या मेजॉरिटी को भी ओवर पास करके चल रहे हैं? क्या असेसमेंट है? ओवरऑल फीलिंग चारों तरफ से अभी यही मिल रही है सुनने को कि दिल्ली में तो जी केजरीवाल की सरकार बन रही है। हर तरफ बस स्टॉप पे बैठ जाओ, बसों में चले जाओ, झुग्गियों में चले जाओ, पार्कों में चले जाओ, बड़े बड़े उसमें, हर जगह नहीं, सरकार तो जी आपकी बन रही है। इवन जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, अब तो पहचानते हैं हम लोग भी, बात होती है उनसे, बोले जी हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन सरकार आपकी बन रही है, 2-4 सीटें आपकी कम हो रही हैं। वो इसमें भी खुश हैं कि 2-4 सीटें कम हो रही हैं, पर सरकार तो बन रही है। फील यही समझ में आता है कि किसी भी चुनाव में फिर जनता के ऊपर है कि जनता बम्पर पे कितना देती है। बिल्कुल, एक पूर्ण कंफर्टेबल बहुमत की सरकार अभी बन रही है और केजरीवाल जी के भरोसे में बन रही है। इतना मैं कह सकता हूँ। कितनी सीटें हैं ये तो फिर जनता जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देना जानती है। तो आप कहना चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ जरूर आम आदमी पार्टी फिर आएगी, पर देखते हैं 8 तारीख को क्या नतीजे रहते हैं।